चंपारण भारत में महात्मा गांधी के सत्याग्रह की पहली प्रयोगशाला। नील आंदोलन जिसने गांधी को महात्मा बनाया। चंपारण नील सत्याग्रह की अनकही कहानी रण चंपारण। आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति रण चंपारण में सुनिए आज की कड़ी। चंपारण और नील की खेती का कोई उल्लेख अबवाब के बिना पूरा नहीं हो सकता। कहा यह जाता है कि चंपारण के किसान आंदोलन में अबवाब ने कमोबेश वही भूमिका अदा की जो 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में चर्बी वाले कारतूसों ने निभाई थी। वो विद्रोह का बड़ा कारण बन गया। सबसे अधिक जुल्म उसी के चलते हुए क्योंकि वो किसान की जिंदगी के हर पहलू को छूता था। अबवाब से उसे आर्थिक, सामाजिक और मानसिक पीड़ा होती थी। अबवाब अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दरवाजा। रियासत के किसी दरवाजे से शहर में दाखिल होने पर ली जाने वाली रकम। जब इसमें नाजायज वसूली होने लगी तो उसे अबवाबे बेजा कहा गया। भारत आकर अबवाब का अर्थ बदल गया। इसे टोडरमल की भूमि व्यवस्था के तहत लागू किया गया और जमीन या सुविधाओं के इस्तेमाल से जोड़ दिया गया। अबवाब चंपारण में अंग्रेजों के आने के पहले से लागू था, कानूनी था। निलहे कोठी वाले अपने बचाव में यही तर्क देते थे, लेकिन अबवाबे बेजा पर वे चुप रह जाते थे। बेतिया में सामाजिक कार्यकर्ता ठाकुर प्रसाद त्यागी कहते हैं कि अबवाब कोठियों का नहीं था, सरकारी था। कोठियां उस पर अमल करती थीं। ये अंग्रेजों ने लगाया था, कोठी वालों ने। ये उसका कलेक्टर जैसे करता था, कोठी वालों के माध्यम से प्रैक्टिकल कराता था। जैसे सर्कुलर भारत सरकार के चलती है तो उसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा? अंचल अधिकारी करेगा, एसडीओ करेगा, विकास पदाधिकारी। उसी ढंग से इन लोगों का जो ये सेना था अंग्रेजों का, तो वहाँ कोठी वालों के मार्फत से ये सब कराता था। निलही कोठियों ने शरहबेसी, तावान, हुंडा और पैन खर्चा जैसे दूसरे शुल्क लगाए, लेकिन सर्वाधिक दुरुपयोग अबवाब का हुआ। नील के व्यापार में आया घाटा उन्होंने इसी से पूरा करने की कोशिश की। घाटा जितना बढ़ा उतने ही नए अबवाब किसानों पर लाद दिए गए। इनमें से कई इस कदर हास्यास्पद थे कि आज की तारीख में उन पर यकीन करना मुश्किल है। पटना गांधी संग्रहालय के सचिव रजी अहमद मानते हैं कि चंपारण का विद्रोह सिर्फ नील की वजह से नहीं था। सिर्फ नील की खेती में सिर्फ नील ही नहीं होती थी, उसका जो 55 किस्म के अबवाब थे जुड़े हुए, वो न था। सबसे इम्पोर्टेंट ये तो नील की खेती के पर उसकी खेती करते, वो गेहूँ लगाते, ज़मीन की मिल्कियत उनकी होती चली गई और गरीबों को उनका बोझ ढोना पड़ रहा था। 55 किस्म के अबवाब उसके ऊपर लगे हुए थे। वो एक नीला मरे, उसके कफन दफन कभी गरीब दे, उसके बेटे बाल बच्चे की शादी हो वो भी यही दे, उनके घोड़ा के लिए भी यही दे, नाव के लिए भी यही। यानी गरीबों की इससे बढ़ के कोई इंतहा नहीं हो सकती है। अबवाबों के सारे नाम कहीं उपलब्ध नहीं हैं। संभव है कुछ कोठियों में दूसरे किस्म के अबवाब रहे हों जो दर्ज होने से रह गए। महात्मा गांधी इनके बारे में सुनकर हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि यह सच हो सकता है, लेकिन बाबू राजेंद्र प्रसाद ने इसकी पुष्टि की। राजेंद्र प्रसाद ने अपनी किताब चंपारण में महात्मा गांधी में ऐसे 40 अबवाबों की सूची दी है। इसमें तिनकठिया, सलामी, दस्तूरी और मुंहदेखी तो है ही, बपहा पुतहा है जो किसान की मृत्यु होने पर जमीन बेटे के नाम करने के लिए वसूल किया जाता था। कोठी वाले साहब के बीमार होने पर इलाज का पूरा खर्च अबवाब से आता था। लड़की की शादी पर 1.25 रुपया कोठी को देना होता था और विधवा के विवाह पर 5 रुपए। साहब को हाथी, घोड़ा, नाव या मोटर खरीदनी हो तो अबवाब हथही, घोड़ही, नवही और मोटरही होता था।
बपहापुथा में एक अबवाब दूसरे किस्म का था, किसान की मृत्यु पर कोठी को उसका बेटा बनाने का। अगर उसके 3 बेटे हों तो कोठी चौथा बेटा बना दी जाती थी, जिसका सीधा अर्थ था जमीन और संपदा पर निलही कोठी का हक। बपही पुतही की यह व्यवस्था बहुत प्रचलित नहीं थी, लेकिन जहां थी उसने किसानों की कमर तोड़ दी, उन्हें कोठियों का गुलाम बना दिया। मोतिहारी के नाटककार प्रसाद रत्नेश्वर के मुताबिक कई अबवाब फसलों, फलों और मौसमों पर लागू थे, जैसे होलही, फगुनही, चैती, अमही, कटहरही। एक और अबवाब था दही चिउड़ही। कब किस चीज पर अबवाब लग जाएगा कोई हिसाब नहीं था। सुंदर लड़की या सुदर्शन लड़के पर अबवाब लागू था। प्रसाद रत्नेश्वर कहते हैं कि बात इससे आगे तक जाती थी। अगर कोई पति पत्नी भी जिसके घर में ढेर सारे बच्चे हैं उसके साथ नहीं सो सकते हैं, जैसे मुंबई वगैरह में आजकल भी होता है, वे लोग अगर बाहर अगर किसी पार्क में, खेत में कहीं अगर आपस में मिलते हुए पकड़े गए तो अंग्रेज उन पर एक टैक्स लगाता था जिसका नाम था सिंगारहाट। अगर कोठी के घोड़े को घाव हो गया तो उसके इलाज के लिए किसानों से गवाही टैक्स वसूला जाता था। तरह तरह का जुल्म होता था। एक अबवाब नचही था। होली के मौके पर या जब कोठी मालिकों की ख्वाहिश हो, नाच मंडली बुला ली जाती थी। किसानों को नाच देखने को कहा जाता था और कोठी के अहाते से बाहर निकलते समय हर किसान से 1 रुपया लिया जाता था। एक अबवाब गांव आए साहब को सलाम करने पर था और उसका 2 गुना सलाम न करने पर। बगहा के शोधकर्ता विधुधर मिश्र के अनुसार पैन यानी कि नहर का खर्च और मालगुजारी ऊपर से थी। अंग्रेजों ने एक व्यवस्था और लगाई, नील के कोठी वालों ने भी लगाई, कि ये लोग जो नील की खेती के लिए जो जमीन लिए थे वो किसान को फिर वापस दिया इन्होंने, लेकिन उसका रेंट जो था, मालगुजारी जो थी, 4 5 लगाई। उतना करने के बावजूद उस समय तक और पटवन की कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी और किसान फसल उत्पादित नहीं कर पा रहा था, तो उसकी प्रताड़ना कुछ और गहरी हो गई थी, लेकिन वह नील की खेती के कारण नहीं थी। किसान विद्रोह के बाद बने बंगाल टेनेंसी एक्ट में अबवाब को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यहां तक कह दिया गया कि ऐसी खबर मिलने पर अबवाब से दूनी रकम वसूल करके रैयत को दी जाएगी। यह कानून चंपारण तक पहुंचा ही नहीं। पहले जमींदार और फिर कोठियां अबवाब लेती रहीं, किसान पिसते रहे, हुकूमत खामोश बैठी रही, जैसे चंपारण उसके साम्राज्य का हिस्सा ही न हो। महात्मा गांधी ने चंपारण की इन स्थितियों को अफ्रीका और फिजी से बदतर बताया। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति रण चंपारण। परिकल्पना, शोध, आलेख और स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति विनोद कुमार। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।